गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही बेसब्री से आप जिस क्लास इंतजार कर रहे थे वो हम लेकर आ चुके हैं। रेलवेज भर्ती के आपके क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया है और ये आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम फिर से लेकर आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो आप रेलवेज में अगर आप ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी किसी भी तरह के पदों की आप तैयारी कर रहे हो रेलवेज में, तो बिल्कुल आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। और देखिए आपके आज के सेशन में आपके इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री से आपके क्या क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ऑप्शन है बुद्ध, संघ, धम्म, ये सभी। आंसर करेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? चलिए, अगर आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ये सभी हो जाएंगे। बुद्ध, संघ, धम्म, ये सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? गुप्त संवत। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। चलिए, किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? आंसर कर लिया सभी ने? हर किसी को यहां पर आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने यहां पर गुप्त संवत प्रारंभ किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 80। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ये बहुत एग्जाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा और जिनको नहीं पता है वो आज जान लेंगे और नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को आंसर के साथ। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 81। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन से समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारे नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स। आप इनको डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होंगी। तो प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए और जितना हो सके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अपना पर्सनल नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर करेंगे। एंड द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? ऑप्शन है रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त एवं बी दोनों। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? क्लास का टाइमिंग सभी को पता है, सुबह 9 बजे आपको डेली रेलवेज के अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो आपको जिस भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त ये दोनों ही आपके
सही हो जाएंगी। तो इन दोनों के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त, श्रीगुप्त। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? चलिए, एंड द राइट आंसर इज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के काल में ही हुणों का आक्रमण हुआ था भारत पर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? नवरत्न। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, उपरोक्त सभी। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, इस गुप्त शासक संबंधित है नवरत्न। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 85, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल, समुद्रगुप्त। कौन था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक? और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही प्राचीन हमारा यूनिवर्सिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुमारगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 86, गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? मतलब गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दिनार, रुपयक, निष्क, काशापण। गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? सो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपके कनेक्शन में कोई भी आपका फ्रेंड्स, बंधु या फिर फैमिली में कोई भी होंगे जो रेलवेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उनके क्लासेस शेयर कीजिए। ठीक है, तो गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहते थे, दिनार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 87, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे रचना और रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन है मुद्रा राक्षस का रचनाकार है विशाखदत्त, अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार है कालिदास, शूद्रक का रचनाकार है मृच्छकटिकम, स्वप्नवास वदत्तम का रचनाकार है दंडी। तो कौन सा यहाँ पर जो जोड़ा है वो गलत है, वो आपको आंसर करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, क्योंकि एक ऑप्शन गलत है तो बाकी 3 आपके राइट आंसर हो रहे हैं। तो 3 को आप नोट कर लीजिएगा कि इस रचना के रचनाकार कौन है, आपको पता चल रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। सो मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखदत्त नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमारा रॉन्ग आंसर है, मतलब कि रॉन्ग ऑप्शन है। और बाकी जो आपका है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास जी ही है, बिल्कुल सही है। शूद्रक के रचनाकार मृच्छकटिकम है, वे भी बिल्कुल सही है। और स्वप्नवास वदत्तम के रचनाकार भी दंडी है। तो आप बी, सी और डी ऑप्शन को नोट करके रख सकते हैं, बिल्कुल सही यहाँ पर दिया हुआ है रचना और रचनाकार के नाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 88, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाण भट्ट। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन,
समुद्रगुप्त। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडियन आर्ट हिस्ट्री कल्चर से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे लाए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शंस है कुम्भलहार यानी पटना, चंपा, अंग, कौशाम्बी, उज्जैन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। लगभग सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो आपके ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे स्टार मार्क करवाते हैं। तो बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले थे? कुम्भलहार पटना में मिले थे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 90। अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, आचारांग सूत, राहुलोवाद सूत, अथर्ववेद। अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? चलिए आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स, आपकी फीडबैक्स हम तक पहुंचने चाहिए। सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए अशोक के धर्म की परिभाषा ली गई है आपका राहुलोवाद सूत्र से, ठीक है, राहुलोवाद सूत्र से। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। यूनिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आपका है 91। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर, निःशुल्क श्रम। तो मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? निःशुल्क श्रम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निःशुल्क श्रम ही मौर्य काल का प्रचलित विष्टि था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन है कुषाण, इंडो ग्रीक, गुप्त, मौर्य। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 93। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? सीसे के सिक्के। ऑप्शन है शुंग, कण्व, सातवाहन, इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक तो आपके स्वर्ण के सिक्के आ गए, हमने पढ़ा है इससे पहले, देखिए, ठीक है। सोने के सिक्के इंडो ग्रीक के शासनकाल में थे। तो सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? सीसे के सिक्के। इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सातवाहनों ने सीसे के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 94। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई? ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? पल्लव, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य। और राइट आंसर आपका है सातवाहन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95। रुद्रदामन कौन था? शक शासक, कुषाण शासक, सातवाहन शासक, वाकाटक शासक। रुद्रदामन। क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा आप लोग।
तो देखते हैं आपका रुद्र दामन कौन था। शक शासक था ये, शक शासक। यही बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आप नोट कर लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 96। कनिष्क का राजवैद्य था चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, जीवक। कनिष्क का राजवैद्य था कौन था कनिष्क का राजवैद्य? फ्रेंड्स यहाँ पे आपके रेलवेज की हर तरह की सब्जेक्ट्स यहाँ पे तैयारी कराई जाए रेलवेज भर्ती की, ठीक है। आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, मेट्रो, ग्रुप डी टेक्नीशियन, हर तरह के आपको यहाँ पे पदों की प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएंगे। तो डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर। तो कनिष्क का राजवैद्य था चरक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, चरक। क्वेश्चन नंबर 97। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ऑप्शंस है हीनयान, महायान, वज्रयान, माध्यमिका। आपके इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस आप परफेक्ट करते रहिए। सो आंसर हो जाएगा महायान। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है और लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। कनिष्क की राजधानी थी कन्नौज, श्रीनगर, पाटलिपुत्र, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पुरुषपुर। तो सेशन आपका समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, डेली आप लोग कॉपरेट करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।